हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। आपको पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। बच्चे, आज हम क्लास 8 के जो सामाजिक विज्ञान है उसके बुक जो है हमारा राजनीतिक विज्ञान, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन जो पॉलिटिकल साइंस के है, और हमारा ये 4th चैप्टर न्यायपालिका के। इससे पहले हमने 3 चैप्टर कर चुके हैं। तो यदि आपने नहीं किया होगा तो आप जा करके प्ले लिस्ट कर सकते हैं। और इन न्यू एनसीईआरटी बुक जो 25-26 सेशन के हैं बच्चों, उसके अकॉर्डिंग है। तो चलिए हम अपना प्रश्न शुरू करते हैं। पहले हम अभ्यास के प्रश्न करेंगे बच्चों, उसके बाद हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। प्रश्न हमारा 1 शुरू करते हैं। आप पढ़ चुके हैं कि कानून को कायम रखना और मौलिक अधिकारों को लागू करना न्यायपालिका का एक मुख्य काम होता है। आपकी राय में इस महत्वपूर्ण काम को करने के लिए न्यायपालिका का स्वतंत्र होना क्यों जरूरी है। अब हम आंसर देखते हैं बच्चों। कानून को कायम रखना, मौलिक अधिकार को लागू करना न्यायपालिका का मुख्य काम है। इस महत्वपूर्ण काम को करने के लिए न्यायपालिका को स्वतंत्र होना बिल्कुल जरूरी है। अगर न्यायपालिका सरकार के अधीन रहेगी, अधीन मतलब सरकार के अंडर में सरकार की बातें मानेगी, तो ताकतवर नेताओं के खिलाफ फैसला नहीं ले पाएगी। स्वतंत्र के अभाव में न्यायाधीशों को मजबूर होकर नेता के पक्ष में क्या है, फैसला सुनाना पड़ सकता है। अतः न्यायपालिका स्वतंत्र होना चाहिए ताकि जनता के अधिकारों की रक्षा हो सके और सबको क्या है, अपना अधिकार मिल सके। अब अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 2 है। अध्याय 1 में मौलिक अधिकारों को सूची दी गई है। फिर पढ़ें। और आपको ऐसा क्यों लगता है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार न्याय समीक्षा के विचार से जुड़ा हुआ है। बच्चों, आप संविधान वाला जो चैप्टर पढ़ रहे होंगे, आप अपने बुक में देखिएगा। मौलिक अधिकार के पूरा विवरण 6 मौलिक अधिकार के दिया है। उसमें सबसे लास्ट जो छठा है हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। अब हम आंसर देखते हैं। संवैधानिक उपचारों के अधिकार नागरिक राज्य द्वारा उसके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन करने पर अदालत में जाने की अनुमति देता है। न्यायपालिका संविधान के अंतिम व्याख्या होती है। यदि न्यायपालिका को लगता है कि कानून संविधान को मूल संरचना का उल्लंघन करता है, तो उसके पास संसद द्वारा पारित किसी विशेष कानून को समीक्षा करने या उसे रद्द करने की शक्ति है, जिसे न्याय समीक्षा कहा जाता है। इस प्रकार हम पाते हैं कि संविधान उपचारों का अधिकार सीधे तौर पर न्याय समीक्षा के विचार से जुड़ा हुआ है। अभी अगले प्रश्न की ओर बच्चे हम बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 3 है। नीचे 3 स्तर के न्यायालय को दर्शाया गया। प्रत्येक के सामने लिखे उच्च न्यायालय में सुधा गोयल मामले में क्या फैसला, उसके जवाब में कक्षा के अन्य विद्यार्थियों द्वारा जवाब के साथ मिलकर के देखेंगे। देखिए बच्चों, हमारा ये 3 न्यायालय, पहला सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, और निचली अदालत को अधीनस्थ न्यायालय कहते हैं। उच्च न्यायालय को सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय को हाई कोर्ट और सर्वोच्च न्यायालय को सुप्रीम कोर्ट। सर्वोच्च न्यायालय जो है हमारे पूरे देश में एक ही है, जो कि दिल्ली में स्थित है। और उच्च न्यायालय जो है 25 है, और हर स्टेट के, हर राज्य के अपना एक उच्च न्यायालय होता है। कहीं कहीं 2 राज्यों के एक उच्च न्यायालय दिया गया है। और पूर्वोत्तर के राज्य में कई मतलब राज्य है, जो असम है वहाँ, और भी पूर्वोत्तर के राज्य है वहाँ एक उच्च न्यायालय दिया गया है। चलिए हम पहले आंसर देखते हैं बच्चों। सुधा गोयल के मामले में 3 स्तर के न्यायालय, यहाँ स्तर होगा बच्चों, स्तर के न्यायालयों द्वारा फैसले दिए गए थे। पहला है निचली अदालत का फैसला। लक्ष्मण, उसकी मां शकुंतला, सुधा, जेठ सुभाष को दोषी करार दिया और तीनों मौत की सजा सुनाएगी। मतलब निचली अदालत ने इन तीनों को क्या किया, दोषी करार देकर मौत की सजा सुना दी। सेकेंड है उच्च न्यायालय का फैसला। लक्ष्मण, शकुंतला और सुभाष तीनों को बरी मतलब आजाद कर दिया। थर्ड है सर्वोच्च न्यायालय का फैसला। अदालत ने सुभाष चंद्र को आरोपी को बरी कर दिया, बाकी के खिलाफ सबूत नहीं थे। उसके लिए शकुंतला उसकी मां को उम्र कैद, मतलब जो सुभाष चंद्र थे उनको बरी कर दिया क्योंकि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं, बरी मतलब उनको आजाद कर दिया। और बाकी 2 को, लक्ष्मण और शकुंतला को क्या किया गया, उम्र कैद की सजा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों। सुधा गोयल मामले को ध्यान से पढ़ते हुए नीचे दिए गए बयानों को पढ़िए। जो वक्तव्य सही है उन सही का निशान लगाइए और जो गलत है उसे ठीक कीजिए।
का है आरोपी इस मामले को उच्च न्यायालय लेकर गए क्योंकि उन्हें निचली अदालत के फैसले से सहमत नहीं थे। बिल्कुल राइट है, क्योंकि हम निचली अदालत के फैसले को हम उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय हम जा सकते हैं। तो ये बिल्कुल राइट होगा। यहाँ आंसर भी देख सकते हैं, ये बयान सही है। हम सेकंड देखेंगे, ये सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में चले गए। ये बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि यदि उच्च न्यायालय के फैसले से हम संतुष्ट नहीं है तो हम सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं, लेकिन हम सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से उच्च न्यायालय में नहीं जा सकते। तो आंसर देखिए, यह कथन गलत है। सही कथन है कि निचली अदालत के फैसलों के खिलाफ हम उच्च न्यायालय में चले गए। अब ग देखिए, अगर आरोपी सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से संतुष्ट नहीं तो दोबारा निचली अदालत जा सकता है? नहीं, बिल्कुल। अभी मैंने समझाया आपको कि नहीं जा सकता। यह कथन गलत है। अगर आरोपी सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से संतुष्ट नहीं है तो दोबारा निचली अदालत में नहीं जा सकता। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों। आपको ऐसा क्यों लगता है कि 1980 के दशक में शुरू की गई जनहित याचिका की व्यवस्था सबको इंसाफ दिलाने के लिहाजा से एक महत्वपूर्ण भूमिका थी? अब देखिए, निश्चित ही आंसर 1980 के दशक में शुरू की गई जनहित याचिका की व्यवस्था सबको इंसाफ दिलाने के लिहाजा से एक महत्वपूर्ण कदम थी। न्याय प्राप्त करने के लिए गरीब आदमियों को न्याय पहुंचाने काफी मुश्किल था। ऐसे में जनहित याचिका की व्यवस्था द्वारा कानून न्यायालय तक ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहुंच स्थापित करने का प्रयास किए गए। अब अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 6 है बच्चों। बोलेगा, टेलिस बनाम बम्बई नगर निगम मुकदमे में दिए गए फैसले के अंशों को दोबारा पढ़िए। इस फैसले में कहा गया है कि आजीविका का अधिकार जीवन के अधिकार का हिस्सा है। अपने शब्दों में लिखिए, बयानों में जज के क्या मतलब था? आंसर, इस फैसले में अदालत में आजीविका के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा है। जो अनुच्छेद आर्टिकल 21 द्वारा दिए गए जीवन के अधिकार का दायरा बहुत व्यापक है। इस अधिकार को एक महत्वपूर्ण पहलू आजीविका के अधिकार भी है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति आजीविका के बिना जीवित नहीं रह सकता। किसी व्यक्ति को पटरी या झुग्गी बस्तियों को उजाड़ देने पर किसी आजीविका के साधन फौरन नष्ट हो जाता है। प्रस्तुत मामले में अनुभविक साक्ष्यों के यह निष्कर्ष निकलता है कि याचिकाकर्ता को उजाड़ने से ही वे अपनी आजीविका के साथ साथ हाथ धो बैठेगा और इस प्रकार का जीवन से वो वंचित रह जाएगा। अगला है बच्चों 7वां प्रश्न है, इंसाफ में देरी यानी इंसाफ का कत्ल, इस विषय पर कहानी लिखिए। अब चलिए हम आंसर, वास्तव में इंसाफ में देरी यानी इंसाफ का कत्ल है। इस कहानी में स्पष्ट हो गया है जाएगा। राम स्वरूप एक सेवानिवृत्त कर्मचारी थे। सेवानिवृत्त पर मिली जमा पूंजी, मतलब रिटायरमेंट पे मिली जमा पूंजी, उसमें से एक बिल्डर से फ्लैट खरीद लिया जो उसे 1 साल में मिलना था। लेकिन बिल्डर ने 3 साल तक भी फ्लैट नहीं दिए। उस बिल्डर के खिलाफ क्या हुआ, मुकदमा दायर किया और 6 साल तक केस लड़े के बाद अदालत ने राम स्वरूप के पक्ष में फैसला सुनाया, परंतु बिल्डर ने इस फैसले को हाई कोर्ट में पहुंचा दिया, जैसे उच्च न्यायालय में चुनौती दी। लंबी लंबी तारीखें पड़ने लगी। न्यायालय के फैसले के आने में 9 साल और गुजर गए। राम स्वरूप सेवानिवृत्ति के बाद 15 साल तक किराए के मकान में रहना पड़ा और अदालतों के चक्कर लगाते रहे। जब उनको 75 वर्ष की आयु में न्याय मिला तो उन्होंने महसूस किया कि न्याय में देरी एक प्रकार के न्याय का हत्या है। अब अगला प्रश्न है हमारा, पाठ्य पृष्ठ संख्या 65 पर शब्द संकलन दिए गए हैं, प्रत्येक शब्द की वाक्य बनाइए। अब आंसर देखते हैं बच्चों। पहला है बरी करना, आजाद करना। श्याम के खिलाफ पर्याप्त सबूत न होने के कारण अदालत चोरी के इल्जाम में उन्हें क्या किया, बरी कर दिया, मतलब उन्हें चोरी के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। अपील करना, सुरेश अधीनस्थ न्यायालय के फैसले से संतुष्ट नहीं था तो इसलिए उसने उच्च न्यायालय में अपील कर दी, मतलब वहाँ के फैसले, मान लो कोई हमें फैसले, तो उसने इसे अपील करते हैं। मुआवजा, रेलवे को रेल दुर्घटना में सभी घायलों को क्या हुआ, मुआवजा, मतलब उसको भुगतान करना पड़ा। बेदखली, रेलवे स्टेशन के पास झुग्गियों में रहने वाले को वहां से बेदखल कर दिया, मतलब वहां से उनको हटा दिया गया। उल्लंघन,
मतलब इसमें है कि ट्रक चालक के लाल बत्ती होने पर भी ट्रक नहीं रोका, इस प्रकार यातायात नियमों का क्या किया, उल्लंघन किया, कानून को तोड़ा। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए पोस्टर पर भोजन अधिकार अभियान द्वारा बनाया गया है, इस पोस्टर को पढ़कर भोजन के अधिकार के बारे में सरकार के दायित्व की सूची बनाएं। इस पोस्टर में कहा गया है कि भूखे पेट भर गोदाम नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। देखिए, भूखे पेट भर गोदाम नहीं चलेगा, नहीं। इस वक्त को श्रेष्ठ पृष्ठ संख्या जो 65 पर भोजन के अधिकार के बारे में दिए गए चित्र पर यह निबंध है, ये चित्र है, और आप अपने बुक में अच्छे से निबंध भी देख लीजिएगा। और मैं यहाँ आंसर बता रही, पहला कि सरकार का दायित्व है कि हर व्यक्ति तक खाद्य पदार्थों की पहुंच सुनिश्चित किया जाए, और सेकेंड है हर जरूरतमंदों को मुफ्त राशन दिए जाए, और थर्ड है अकाल या अन्य प्राकृतिक आपदा के समय अनाज वितरण किया जाए, और अगला पॉइंट है कि सभी कुपोषित बच्चों को मिड डे मील के प्रबंध किया जाए। बच्चों, अब हमारा अभ्यास से खत्म हुआ, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है, हम उसको चलिए देख लेते हैं। बहुवैकल्पिक प्रश्न, उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो बेटा देखिए 4 ऑप्शन है बच्चों, क ख ग घ। कब हुआ था? तो एक का सही हो जाएगा 1966 में। सेकेंड है किस राज्य की साझा उच्च न्यायालय है? तो यहाँ भी देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है, क ख ग घ, तो यहाँ पे हो जाएगा हरियाणा और पंजाब। अगला है 7 उत्तर पूर्वी राज्यों के एक ही उच्च न्यायालय, यहाँ विचार देखिए कि दिया है कि हल्दिया है, कोहिमा दिया है, गुवाहाटी दिया है, दिसपुर दिया है, तो आंसर क्या हो जाएगा? गुवाहाटी। यहाँ नीचे आंसर भी देख सकते हैं। और अगला प्रश्न है, हमारे देश में कितने स्तर की अदालत है? तो 3 स्तर की हमने पढ़ा था, अभी देखे थे। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? यहाँ भी देखिए क ख ग, तो इसमें आंसर हो जाएगा ख, 26 जनवरी 1950 को। सही गलत बताओ। तो देखिए अब हम कुछ सही गलत देखेंगे, चलिए हम देखते हैं। पहला, जनहित याचिका ने न्याय तक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की पहुंच स्थापित की, बिल्कुल राइट है। सेकेंड है गरीब व्यक्तियों को केवल निचले अदालत में नहीं, हमें सभी अदालत में जाने की अनुमति, ये गलत है। थर्ड है दीवानी कानून में सबसे पहले एफआईआर, ये भी बिल्कुल गलत है। और फोर्थ है अदालत सरकार के अधीन कार्य नहीं, अभी हमने पढ़ा कि अदालत जो है स्वतंत्र होता है। और फिफ्थ है देश में केवल एक ही सर्वोच्च न्यायालय, बिल्कुल सही है क्योंकि हमारे देश में एक ही सर्वोच्च न्यायालय जो कि दिल्ली में स्थित है। निम्न प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दीजिए। हमारे देश में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? 25 हैं। अब अगला प्रश्न देखेंगे, सुधा गोयल केस में उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ कौन से संगठन ने सर्वोच्च न्यायालय में अपील किया? तो इंडियन फेडरेशन ऑफ वीमेन लॉयर्स ने किया था, यहाँ से देखिए। और थर्ड है कि नागरिकों को मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है? तो न्यायपालिका करता है। अगला है पंजाब और हरियाणा के साझा उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? चंडीगढ़ में है। और अगला प्रश्न है हमारा, देखिए संविधान के किस अनुच्छेद में प्रत्येक नागरिक को जीवन जीने का अधिकार है? तो अनुच्छेद 21 में बच्चों, अभी हमने इसको ऊपर भी करा था कि जो अनुच्छेद 21 है, आर्टिकल 21 है, उसमें सभी व्यक्तियों को जीवन जीने का अधिकार है। तो बच्चों इस तरह से हमारा जो खत्म हुआ है वीडियो चैप्टर। और जो बच्चे नए हैं हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा अपने दोस्तों में, और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंच जाए। और जल्द ही मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। और जो भी आपके कुछ भी क्वेरी होगी, कुछ भी कमेंट, आप कमेंट में ज़रूर करिएगा कि आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, आपको वीडियो कैसे लगा। धन्यवाद।